हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला क्वेश्चन है। इफ एलसीएम ऑफ पी क्यू इज आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 एस स्क्वायर वेयर आर एस टी आर प्राइम नंबर्स एंड पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पी क्यू इज। अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन बड़ा इजीली होना तो हमारी एलसीएम की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एलसीएम का मीनिंग क्या है? एलसीएम का मतलब है कि अगर उसने बोला है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी, तो इसके एलसीएम का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो लीस्ट होना चाहिए और इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब जिन नंबर्स के एलसीएम की बात करेगा वो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो उन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए जिसका वो एलसीएम। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल ये लेता कि मेरे पास एक नंबर 6 था, मेरे पास एक नंबर 15 था और मेरे पास एक नंबर था दैट वाज कुछ मान लेता हूं 7, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? 3 और 2 होंगे, इसके 3 और 5 होंगे और इसका 7 था। तो अगर वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है तो वहां पे एक 3 और एक 2 आना चाहिए। साथ में वो 15 से भी डिविजिबल हो तो 3 आना चाहिए, है जबरदस्ती नहीं करनी। 5 भी आना चाहिए, नहीं था तो मैंने 5 भी लिख दिया। फिर मैंने देखा 7 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 7 भी आना चाहिए और ये सबसे छोटे से छोटा भी होना चाहिए। तब मैं बोल सकता हूं कि दिस नंबर इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स। इसका मतलब ये निकला कि एलसीएम में वो सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए जो उन नंबर्स में है, उससे एक भी कम होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? अगर P में कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं तो सारे एलसीएम में होने चाहिए, Q में कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं तो सारे उसके प्राइम फैक्टर एलसीएम में होने चाहिए। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब उसने उल्टा सवाल पूछ दिया, क्या उसने रिवर्स करके बात पूछ दी कि उसने एलसीएम दे दिया आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 एस स्क्वायर। अब बोलता है कि पी क्यू के कौन कौन से ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, आर से स्टार्ट करते हैं। हमारा एक नंबर पी था और हमारा दूसरा नंबर था क्यू। मैं सारी संभावनाएं चेक करता हूं एंड वी आर कंसीडरिंग ओनली आर। अगर इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो ऐसे मान लेना कि ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये अपना कोई भी नंबर था। ठीक, अब मैं तुमसे इतना पूछता कि P में और Q में अगर इसमें 2 होता है, इसमें कुछ भी ना होता, इसमें 2 होता है, इसमें 2 होता, इसमें 2 इंटू 2 होता है, इसमें कुछ भी ना होता, और इसमें 2 इंटू 2 होता है, इसमें 2 होता, तो इसमें कौन सी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती? पहली वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 स्क्वायर लिखा हुआ था ना, तो इससे डिविजिबल है दैट इज फाइन, इससे डिविजिबल है दैट इज फाइन। लेकिन हमने लीस्ट वाली कंडीशन छोड़ दी तो हमने एक एक्स्ट्रा ज्यादा ले लिया होगा, अदरवाइज एलसीएम में 2 स्क्वायर क्यों आता? एक 2 से ही काम चल पा रहा था। इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर 2 स्क्वायर इज द पार्ट ऑफ एलसीएम, इसका मतलब दो में से एक में कम से कम 2 स्क्वायर होना पड़ेगा। दो में से एक में 2 स्क्वायर चाहिए, बाकी किसी में होता है नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अब एग्जैक्ट संभावनाएं लिख देता हूं कि अगर हमारे एलसीएम में ये सिचुएशन थी और अगर ये सिचुएशन थी तो मैं बोल सकता हूं कि P में R स्क्वायर है और Q में R का कोई भी R है ही नहीं। P में R स्क्वायर है, Q में भी एक R आ गया, P में R स्क्वायर है और Q में भी R स्क्वायर आ गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। या मैं उल्टा शुरू करता हूं, कैसे? Q में R स्क्वायर था और Q में P में कुछ भी नहीं था, Q में R स्क्वायर था और P में एक R था, और ये एक बार मैं लिख ही चुका हूं तो अगला लिखने की जरूरत नहीं। एंड दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज फॉर P एंड Q इन रिस्पेक्ट विद R। इसका मतलब P और Q ऑर्डर पेयर में अगर R की बात करेंगे ना तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 संभावनाएं आ गई। क्या संभावनाएं आ गई?
P में R स्क्वायर था, Q में कुछ भी नहीं था। P में R स्क्वायर था, Q में एक R था। P में R स्क्वायर था, Q में R स्क्वायर था। अब मैं उल्टा शुरू करता हूं, कैसे? Q में R स्क्वायर था, P में कुछ नहीं था। Q में R स्क्वायर था, P में 1 था, और Q में R स्क्वायर था, P में भी R स्क्वायर था, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, देन देयर आर ओनली 5। ये बात हमारा R का काम पूरा हो गया। अब जब R का काम पूरा हो गया तो ये काम हम कर लेते हैं किसके लिए? ये काम अब हम कर लेते हैं T के लिए, P एंड Q। हम देखते हैं कि T की पावर 4 हमारे एलसीएम में आ रहा है, तो P और Q के लिए क्या क्या संभावनाएं होंगी? तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि ये वाले केसेस हो ही नहीं सकते कि T के पावर 4 से किसी में कम। जैसे उसने बोला कि टाइम फैक्टर में P के पास T3 था, इसके पास T2 था, तो 3 T काम के थे ना, तो चौथा क्यों आ गया? इसका मतलब वो लीज तो नहीं रहा, इसका मतलब T टू द पावर 3 होना चाहिए प्राइम फैक्टर में, तो एक में आना पड़ेगा किसको? T के पावर 4 को आना पड़ेगा। तो P में T की पावर 4 होता, P में T के पावर 4 होता, इसमें नहीं होता। इसमें 4 होता, इसमें 3 होता। इसमें 4 होता, इसमें 2 T होते। इसमें 4 होता, इसमें 1 T होता। इसमें 4 होते, इसमें T। आई थिंक 0 3 2 1। तो अगला वाला केस लिखने की फिर जरूरत ही नहीं। एक संभावना तो ये होगी, एक उल्टी तरफ से काउंट करते हैं क्या? सारे के सारे T Q में थे, तो P में हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है? तो यहां पे एक संभावना आ सकती है T0। इधर चारों T थे, यहां पर एक T था, यहाँ पे चारों T थे, यहाँ पे 2 T थे, यहाँ पे 4 T थे, यहाँ पे 3 T थे, और T4 अभी हम लोगों ने T4 नहीं लिखा है, इधर भी T4 आ जाए, इधर भी T4 आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? जब का ऐसे क्वेश्चन को डील करना है तो बोथ साइड से डील करो। इसके पास सारे दे दो, बाकी उसके पास जो भी ऑप्शंस बचे जो मने वो दे दो, या इसके पास सारे दे दो, बाकी इसके पास जो भी तुमको देना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम नहीं होना चाहिए, दो में से किसी एक में T की पावर 4 आना चाहिए। अगर नहीं आया, दिस विल नॉट बी एलसीएम। चेक करते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे लिए T की पावर 4 के लिए। बात समझ में आ गई? अब जो R स्क्वायर का डिस्कशन था वही डिस्कशन S स्क्वायर का था, लेकिन हमारा मकसद तो सीखना है, तो हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं? हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल में है तो एक संभावना ये हो सकती कि P में S स्क्वायर हो और Q में S का एक भी पार्ट ना हो। एक संभावना ये हो सकती है कि Q में भी एक S हो, एक संभावना ये हो सकती है कि उसमें भी हो, दोनों में हो। अब यही काम यहां से शुरू करते हैं। S स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, S स्क्वायर यहाँ पर एक S था, और S स्क्वायर यहाँ भी S स्क्वायर यहाँ पर, लेकिन वो केस रिपीट हो जाएगा। तो इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 5। R स्क्वायर के लिए 5, T की पावर 4 के लिए 9, S स्क्वायर के लिए 5, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब R की हर संभावना के लिए T की संभावनाएं 9 है, और हर एक T की पॉसिबिलिटी के लिए S की पॉसिबिलिटी 5 है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स विल बी, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R के लिए 5 था, T के लिए 9 था, और S के लिए 5 था, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 225। तो 225 इज आवर आंसर। ऐसा लग रहा है कि सारी बात समझ में आ गई। छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी दुनिया, छोटी छोटी चीजों पे बड़े बड़े क्वेश्चन है। सिर्फ समझ का खेल है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं कोई मेमोराइजेशन नहीं है, प्योरली अंडरस्टैंडिंग।